हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो बीपीएससी असिस्टेंट के लिए भी चल रहा है। अगर आप पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। आपको 2 प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, जो 2014 में और 2019 में 2 इसका एग्जाम हो चुका है पहले, तो उसका भी आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैथ है और रीजनिंग है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप बनाइएगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो डिस्कशन में देखेंगे वो आपका जैसे कि साइंस हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब का आपका 90 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 30 से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। बाकी इसमें मैथ और रीजनिंग का जो हम आपको आंसर भी दे देंगे इसका, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको पता है पीडीएफ बस एक ही जगह तो मिलता है, दूसरा कहाँ मिलेगा। आप खुद सोचिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो करके पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं इससे आगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो इसमें से कौन है जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी कि बस्ती जो है आपका भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, जबकि आपका भूमि के रूप है, खनिज है, मिट्टी है, ये सब भौतिक वातावरण का तत्व है। लेकिन बस्ती तो हम खुद बनाते हैं ना, जहाँ तहाँ बस्ती बनाते हैं, तो वो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। ठीक है, मतलब पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप मजाक मत समझिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बोले हैं कि आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ पे मतलब मिलता है, तो मतलब सभी जितने भी लोग हैं वो सभी अपना पीडीएफ जो टेलीग्राम पे ही शेयर करता है। ठीक है, तो आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि अस्थाई न्यूक्लियट्स में वे जिनमें जो है आपका N/P अनुपात होता है। तो जो अस्थाई होता है ना न्यूक्लियस, उसके अंदर ये आपका N क्या है, न्यूट्रॉन है, और P जो है आपका क्या है, तो प्रोटॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन जो होता है अस्थाई के लिए 1 होता है। ठीक है, और जब ये न्यूट्रॉन बटा में प्रोटॉन की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाता है तब ये अस्थाई हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, अस्थाई पूछा है, तो अस्थाई के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर अस्थाई के लिए पूछा होता तो ऑप्शन आपका सी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिए, इससे आपको सिर्फ बीपीएससी के असिस्टेंट एग्जाम में ही नहीं, जितना भी एग्जाम होगा जहाँ पे जीके जीएस साइंस आता है उस सब में बेनिफिट करेगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, देखिए अगला आपका मतलब क्वेश्चन है आपका 33 नंबर है। क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक यानी कि मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बायो इनहेंसर। बायो इनहेंसर, देखिए इनहांस के मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे बायो इनहेंसर जो होता है वो आपका एंटीबायोटिक के मारक क्षमता को क्या करता है, तो वो आपका बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि श्यामी जुड़वा प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा जो प्रयोग होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी कि ऐसी जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए जैसे आप सुने हुए गांव में कि उसके जुड़वा बेटी हुआ है, चाहे जुड़वा मतलब बेटा हुआ है। ठीक है, तो वो सब जो अपने माँ के गर्भ में होता है ना, उस समय दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, मतलब एक ही नाल से जुड़ा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, श्यामी जुड़वा बोलते हैं। और अगर आप ये सुनते हैं कि किसी को जुड़वा बच्चा हुआ है लेकिन वो दोनों लड़की ही हैं, तो जब दोनों लड़की होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोरोरल। सोरोरल जुड़वा बोलते हैं। सोरोरल जुड़वा होता है तो मतलब वो दोनों लड़की ही हैं, मतलब बोलते हैं ना कि 2 बेटी हुआ है और जुड़वा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोरोरल बोलते हैं। अगर उसको 2 बेटा होता है और दोनों जुड़वा है, मतलब 2 बेटा मतलब जुड़वा हुआ है लेकिन दोनों बेटा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो भातृ जुड़वा बोलते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, अगर दोनों लड़की हुआ है तब उसको हम क्या बोलेंगे, तो सोरोरल। सोरोरल बोलते हैं। ठीक है, सोरोरल जुड़वा। और जब दोनों लड़का होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो भातृ जुड़वा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना बातों को। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाद्य जल में ऊर्जा का जो मतलब प्रवाह हमेशा होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा एक, यानी कि दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब जैसे कि देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि बकरी है। ठीक है, तो बकरी जो है तो वो क्या खाया, घास खाया, तो बकरी कहाँ से ऊर्जा लिया, घास से लिया। और बकरी को कोई आदमी खाया, तो आदमी कहाँ से ऊर्जा लिया, बकरी से ऊर्जा लिया। तो वो एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो जब एक दिशा में जाता है तो मतलब जो खाद्य जाल होता है ना, उसमें ऊर्जा जो है हमेशा एक दिशा में ही जाता है, और इसमें 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। और ये नियम जो है लिंडमान
विज्ञान के द्वारा दिया गया था कि 10% ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है। जैसे कि सपोज अगर आप बकरी को, अगर कोई आदमी है वो बकरी को खा रहा है तो बकरी के अंदर अगर 100% ऊर्जा है तो उस आदमी के अंदर उस बकरी का 10% ऊर्जा जाएगा। समझ गए बातों को। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो साइंटिस्ट जो दिए थे उनका नाम था लिंडमान। 10% के नियम दिए थे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि वह तत्व जिसकी उसकी किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होता है। तो आप खूब पढ़े होइएगा इस बात को कि फ्लोरीन जो होता है ये आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है, ये ऋणात्मक होता है, इसका जो है मतलब ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल पढ़े होइएगा तो ये सब तो खूब अच्छे से वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व का क्लोराइड जल में उदासीन विलयन देता है, आवर्त सारणी में तत्व ए किस समूह में आता है, तत्व ए किस समूह में आता है, ठीक है, तो ये प्राथमिक समूह में आता है। देखिए उदासीन विलयन देता है, इसके मतलब ही क्या हो गया कि जब उदासीन विलयन देता है, उदासीन विलयन देता है तो इसका मतलब क्या हो कि Na मतलब सोडियम और प्लस में Cl, ये जब दोनों मिलता है तो क्या होता है कि NaCl बन जाता है, ठीक है, यानी कि ये होता है जो आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये दोनों जोड़ करके क्या बन जाता है, तो ये आपका NaCl बन जाता है जो कि आपका उदासीन विलयन देता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक यानी कि प्रथम समूह में आता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या कर रहा है, कह रहा है तत्व ए तथा बी की परमाणु संख्या जो है इतना है। देखिए ए का परमाणु संख्या 9 है और बी का कितना है तो 12 है। तो जब ए का परमाणु संख्या 9 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो कितना लिखिएगा 2, और 2 के बाद कितना बच गया 7 बच गया। तो मतलब इसका जो है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये है कि आप इसको संयोजकता के नाम से जानते होइएगा, ठीक है। और इसका जो है कितना 12 है तो इसको कितना लिखिएगा 2, 8 और 2 लिखिएगा तो इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो जब ए और बी आप लिखिएगा तो जो बी का संयोजकता है वो ए के पास आ जाता है तो ए में 2 लग जाएगा, ठीक है, और जो ए के संयोजकता है वो बी के पास चल जाता है तो ए बी में 1 लग जाएगा। तो अब आप देख लीजिए यानी कि ए में आपका क्या लगा होना चाहिए 2 और बी में क्या लगा होना चाहिए 1 लगा होना चाहिए। तो देखिए ये कहाँ पे, तो 38 के आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। देखिए तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मतलब उल्टा करके लिख दिया, मतलब बी को पहले लिखते हैं तो बी में 1 को लगाते हैं तभी भी, नहीं लगाते हैं तभी भी कोई बात नहीं, लेकिन ए के साथ 2 लगा होगा वो ऑप्शन आपका एक ही है। देखिए यहाँ पे बी हो गया, समझ गए बातों को। अगले देखिए, अगला आपका 39 नंबर का है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर संबंधित होता है। तो 39 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि धमनी का कठोर हो जाना होता है। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूब लाइट पर निम्नलिखित में से कौन सी अंकित होता है। तो उस ट्यूब लाइट के ऊपर जो अंकित होता है मतलब क्या, तो 6500 केल्विन जो होता है उस पर, उसके ऊपर जो होता है आपका अंकित होता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि बाल यानी कि जो हेयर होता है यानी कि जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि केराटिन। केराटिन होता है जो नाखून में और हेयर यानी कि बाल में जो प्रोटीन होता है उसको केराटिन बोलते हैं, ठीक है। 42 है आपका कि मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रित केंद्र जो आपका थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है, तो 42 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में होता है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कह रहा है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को यानी कि किसी प्रयोग को करने के पश्चात जो है रेजिस्टेंस जो है आपका R1 R2 R3 प्रतिरोध के यानी कि निक्रोम तार के 3 नमूने जो है आपको ये ग्राफ पे दर्शा रहा है जहाँ वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, ठीक है। तो आपसे फाइनली यहाँ पे पूछा क्या गया, ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सही। तो सबसे पहले बात आप खुद सोचिए, देखिए ओम्स के नियम क्या बोलता है कि V इक्वल टू में IR बोलता है, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है इसके मतलब क्या करना है आपको, मतलब V बटा में I करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। तो अगर हम इससे ऊपर बढ़े तो यहाँ पे हमको इतना रेजिस्टेंस मिला, इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे हमको इतना रेजिस्टेंस मिला। तो आप खुद बताइए, देखिए मतलब रेजिस्टेंस नहीं सॉरी करंट मिलेगा, इस डायरेक्शन में करंट है, ये तो रेजिस्टेंस का लाइन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर हम वोल्टेज फिक्स रहते हैं हम इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कितना माने, यहाँ पे करंट कितना होगा हम 2 मान लेते हैं, यहाँ पे करंट कितना मान लेते हैं तो हम 2 से तो अधिक ही होगा ना तो 3 मान लेते हैं, यहाँ पे करंट कितना मान लेते 3 से अधिक ही होगा तो हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज फिक्स रख रहे हैं और जो हम ऊपर जा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, तो जब करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज फिक्स है इसका मतलब रेजिस्टेंस घटने लगेगा। बात समझ रहे हैं आप, जब वोल्टेज फिक्स कर दिए और करंट बढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा R1 का, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा R3 का। देखिए यहाँ पे R3 कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा R3 का ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है कि R3 का सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद R2 का, उसके बाद R1 का। समझ गया बातों को, ये सब कंसेप्ट है, एक बार अगर आप समझ लिए ना कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। समझ गया बातों को। देखिए
अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। ये भी थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, समझिए कि नेत्र बल को बढ़ जाना। सबसे पहले बात आप देखिए यहाँ पे, सपोज कीजिए कि आपका आई का जो लेंस है आपका ये है, ठीक है, और आपका जो मतलब यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेटिना है, ठीक है। तो जब आपका आँख ठीक था बिल्कुल, तो आपका फोटो जो बनता था यहाँ पे रेटिना पे बनता था यहाँ पे, लेकिन जब आपका आँख जो मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष हो गया, तो मतलब इसका गोला अगर बढ़ जाएगा ऐसे थोड़ा, ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे बनता, लेकिन अब ये जो है ना थोड़ा और पीछे, मतलब इससे आगे ही बन गया, मतलब यहाँ पे बन गया। तो पहले फोकस दूरी इतना था, अब इसका क्या हो गया कि फोकस दूरी घट गया। समझ गए बातों को, इसका फोकस दूरी क्या हो गया कि घट गया, गोला बढ़ गया, फोकस दूरी घट गया, मतलब ये निकट दृष्टि दोष को दिखा रहा है। समझ गए बातों को। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निकट दृष्टि दोष में होने का कारण क्या है, तो नेत्र गोले का बढ़ जाना, फोकस दूरी को घट जाना, तो यही होता है, और रेटिना से पहले जो है बन जाना इमेज को। यही अगर दूर दृष्टि दोष होता तब ये और क्या होता है, गोला आपका पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है, और ये आपका बाहर में बनने लगता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पीछे में इमेज बनता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे में इमेज बनता है और गोला का साइज जो है आपका बढ़ जाता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, यहाँ पे ऊपर से आएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कमी हो जाता है, तो मतलब उसका शोषण का दर क्या होता है, शोषण का दर बढ़ जाता है। जब भी आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि शोषण का दर आपका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कम हो जाता है। अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है। तो 46 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कि मतलब 2 और 3 आपका सही है। जैसे कि नाइट्रेट यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है, और यूरिया के रूप में, यूरिया से भी उसको नाइट्रोजन जो मिल जाता है। जैसे खेत में यूरिया का छिड़काव करते हैं ना, तो उसमें नाइट्रोजन ही मैक्सिमम रहता है 46%। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा, मतलब 47 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। समझ गए, स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh आ जाता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों इधर बारिश बहुत हो रहा है, आपके उधर भी हो रहा है क्या? अगर अभी आज ही वीडियो इसको देखिएगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज ही अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, 4-5 बजे तक रिकॉर्ड होगा, ठीक है, 7 बजे तक आपको मिल जाएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि किस वर्ग के जानवर की त्वचा, किस वर्ग के जानवर की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो सरीसृप होता है ना, उसका त्वचा जो होता है शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है, और ये सरीसृप जो होता है ना, ये आपका रेंग करके चलता है। कैसे चलता है? रेंग करके चलता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है 49 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले बात देखिए, एक तो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है। तीनों का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि CnH2n प्लस में 2 होता है, अल्केन होता है, ठीक है, और CnH2n होता है, तो ये आपका अल्केन होता है। ये ऊपर वाला अल्केन, ये अल्कीन, और एक होता है CnH2n-2, तो ये होता है, ये ऊपर वाला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है। ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें से आप देख लीजिए, देखिए अल्केन, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, हमको डबल बॉन्ड चाहिए तो अल्कीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 49 के आंसर क्या हो जाएगा, 49 के आंसर सी हो जाएगा, प्रोपीन। अल्कीन, प्रोपीन मिलता जुलता है ना, यानी कि C3H6 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल बाउंड आ जाएगा आपका, यानी कि C और C हो गया, 3 गो C बना दिए ना, और इसके लिए सबके लिए 4-4 गो बाउंड चाहिए। तो हाइड्रोजन अपने पास कितना है, 6 है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, और यहाँ पे एक और दे दीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, एक गो यहाँ पे दे दीजिए हाइड्रोजन। तो कितना बन गया इसके पास बॉन्ड, 3 गो हो गया इसके पास बॉन्ड। एक सेकंड रुकिए, देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हम सभी हाइड्रोजन को देते हैं। मेरे पास 6 गो हाइड्रोजन है ना, तो 2 गो हाइड्रोजन यहाँ दे, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, और 2 गो यहाँ पे, 5 गो, और 1 गो यहाँ पे 6 गो। तो यहाँ पे 1 गो डबल बॉन्ड बना दिए। इसके पास भी 4 गो हो गया, इसके पास भी 4 गो, इसके पास भी, मतलब कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होना ही चाहिए। समझ गए बातों को। तो ये देखिए 4-4 गो बन गया, तो ये हो गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि साबुन यानी कि साबुन के मिसेल में, साबुन के मिसेल में जो होता है, ऑप्शन आपका ये हो जाए कि साबुन का आयनिक सिरे यानी कि गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन गुच्छ के अंदर होता है। मतलब आप समझे, जैसे कि देखिए, जैसे कि जो साबुन होता है ना, तो उसके ऊपर मान लीजिए कि अगर उसमें से झाग निकल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आयनिक जो होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम है साबुन के अंदर, तो आयन जो होगा ये ऊपर में चल जाएगा, ठीक है, और ऑयली टाइप का जो चीज़ होगा, ऑयल, वो आपका मतलब नीचे में बैठ जाएगा। समझ गए
बातों को। चलिए आगे देखिए, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधे में डैश डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन यानी कि लचीलापन होता है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें होता है, ठीक है। जो लचीलापन होता है वो आपका कोलेन काइमा की वजह से होता है। एक होता है आपका पेरेन काइमा, पेरेन काइमा की वजह से खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है पौधा, ठीक है। और स्केलेन काइमा जो होता है उसके वजह से उसके अंदर एक स्ट्रांगनेस मतलब मजबूती आता है, ठीक है। और कोलेन काइमा की वजह से लचीलापन, जैसे कि देखते हैं ना जो पौधे का वो होता है ना मतलब डाली वो हिलते रहता है, तो ये कोलेन काइमा की वजह से लचीलापन आता है उसमें, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण को जो है आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 52 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक जो है यानी कि सूट के नाम से जाना जाता है। तो 53 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ना उसी को हम सूट के नाम से जानते हैं या कालिख के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 54 नंबर, और ये क्वेश्चन बहुत लोग के कन्फ्यूजन होता है, मैं सही से समझाता हूँ। आप देखिए, कह रहा है कि 7 ओम के मतलब एक रेजिस्टेंस है वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है तो नए प्रतिरोध कितना होगा। देखिए सबसे पहले बात, आप जैसे कि कभी देखिएगा बचपन में रस्सी उसी से खेलते होइएगा ना, तो मतलब वो कमज़ोर रहता होगा तो बोलते होइएगा ना इसको 2 गुना करो। 2 गुना करते मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा ये है ना तो 2 गुना करते इसका मतलब क्या, इसी को उठा करके इधर का मोड़ के ले आते हैं, तो अब ये इतना बड़ा हो गया, समझ रहे हैं। तो देखिए जब ये इतना बड़ा था तो इसका लेंथ क्या था एल और इसका एरिया ए था पूरा का, ठीक है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते थे, तो यानी कि रो एल बटा में ए इसका फार्मूला होता है। तो ये रेजिस्टेंस जो दिया है आपका 7 दिया, अब इसका दोगुना कर दिया, तो जब इसका दोगुना कर दिया मोड़ के, तो इसका जो मतलब इसका मोटाई होगा ये तो बढ़ जाएगा ना। तो अब इसका एरिया हो गया कितना 2a हो गया, और लेंथ कितना हो गया l/2 हो गया ना। तो अब इसको रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखिएगा तो r = में क्या लिखिएगा फिर से, यानी कि यहाँ पे l के जगह यानी कि l/2 हो जाएगा और एरिया की जगह 2a हो जाएगा। तो नीचे में मतलब कितना हो जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ना 4। तो देखिए रो l बटा में a जो दिया था आपको ये दिया था 7, तो अब जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.75। बात को समझे ना, नहीं समझे तो थोड़े से फिर से थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। समझ गए बातों को, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है कि रेजिस्टेंस = में रो एल बटा में ए होता है। जो रो होता है रेजिस्टिविटी होता है, एल आपका लेंथ होता है और ए जो होता है आपका एरिया होता है। अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कि क्वेश्चन पे, नहीं तो आप लोग ही वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, बोलिएगा कि बहुत टाइम लगा दी। देखिए आपका 55 नंबर जो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जितना समझाना चाहिए वो हम सब कुछ समझा देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कण में उसी तापमान पर बर्फ के कण की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्यों। देखिए एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है। तो पानी के अंदर जो उष्मा होता है ज़्यादा होता है, लेकिन बर्फ के अंदर उष्मा कम होता है, क्यों, यही पूछा जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि पानी के अंदर तो ऑलरेडी उष्मा है, लेकिन बर्फ के अंदर उष्मा की बहुत ही कमी है, वो बहुत जल्दी से उसको खींच लेता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान जो है बर्फ के कण उष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसीलिए मतलब जो तरल पानी में उष्मा ज़्यादा होता है, लेकिन बर्फ में जो होता है उष्मा कम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। अगला देखिए, अगला जो आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका बी जो है गलत है। देखिए क्या कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है समान पिंड पे होता है, नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया जो है भिन्न पिंड पे होता है। सपोज कीजिए कि आप एक पत्थर लिए और पत्थर से दीवार के ऊपर मारे, तो जब आप मारे दीवार के ऊपर ना तो वो हुआ क्रिया, लेकिन दीवार ने उस पत्थर को जो धक्का दिया तो वो हुआ प्रतिक्रिया। तो क्रिया किसके ऊपर हुआ, दीवार के ऊपर, लेकिन प्रतिक्रिया किसके ऊपर हुआ, पत्थर के ऊपर हुआ। बात को समझे ना। हाँ, जैसे कि आप कहीं खड़े हैं और कीचड़ के अंदर आप पत्थर मार रहे हैं, तो कीचड़ के अंदर अगर आप पत्थर मारे तो इसका मतलब जो क्रिया हुआ किसके ऊपर हुआ, तो मतलब उसके कीचड़ के ऊपर हुआ। लेकिन कीचड़ जो उड़ करके आपके ऊपर पड़ गया तो ये हो गया क्या, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया किसके ऊपर हुआ, आपके ऊपर हुआ। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी जो है सत्य है। कह रहा है कि ऑक्सीजन फेफड़े में से रक्त में प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त से फेफड़े में प्रवाहित होती है, क्योंकि फेफड़ा में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब उसको ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से खींचा जाता है, तो फेफड़े के अंदर ये काम होता है। तो बात बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन फेफड़े में से रक्त में प्रवाहित होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। कह रहा है कि जब
लोहे की फाइलिंग, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो 58 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड जो है आपका तैयार होता है। अगला देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है डैश डैश केवल समुद्र में डैश डैश केवल समुद्र में पाए जाने वाले मछली है। ठीक है, तो डॉग फिश। देखिए डॉग फिश जो होता है ये आपका ओरिजिनल मछली होता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन इसमें से ओरिजिनल मछली है, तो डॉग फिश जो होता है आपका ओरिजिनल मछली होता है। ठीक है, एक्चुअली गला भी थोड़ा खराब है ना, खांसी होने के लिए लग रहा है। देखिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कृत्रिम जो है आपका मधुरक जो खाना पकाने के तापमान पर अस्थाई होता है और उसमें कैलोरी प्रदान नहीं होता है, मतलब वो कैलोरी जो है प्रदान नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सुक्रालोस जो होता है ये आपका कोई कैलोरी प्रदान नहीं करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि मानव त्वचा किससे बना होता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जैसे कि सल्की और सल्काव एपिथीलियम से बना होता है मानव का त्वचा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। देखिए यहाँ से आएगा 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका जो है क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य किस पर निर्भर होता है, तो किस पर निर्भर होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर, जो उसके बीच में अंतर होता है ना, वही मतलब के ऊपर। देखिए क्योंकि देखिए जो इसके अंदर ऊर्जा जो होता है ना, ये आपका जो मतलब मान ली कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, मतलब वो हाइट के ऊपर ही काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे है कोई वस्तु तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स बहुत कम लग रहा है, क्योंकि ये ρgh होता है। ठीक है, ये आपका प्रेशर हो गया, और इसमें अगर एरिया से मल्टीप्लाई करते तो यही आपका क्या हो जाता है कि मतलब फोर्स हो जाता है। लेकिन ये अगर आप शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते तो ये आपका mgh लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे m तो किसी भी चीज़ का कांस्टेंट होता है, अब हाइट गुरुत्वाकर्षण भी कांस्टेंट होता है। अब हाइट जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ाइएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल जो है मतलब फोर्स जो है बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और हाइट जितना कम कीजिएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल जो है धीरे धीरे कम होते चल जाएगा। तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब ये निर्भर करता है कि उसके बीच में अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है, उसी पर उसका ऊर्जा निर्भर करता है। अगला देखिए, अगला आपका मतलब 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए जब दोनों का अपवर्तनांक μ1 = में μ2 हो गया, इसके मतलब क्या होगा कि वो समतल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, समतल लेंस की बात कर रहा है, तो जब लेंस समतल हो गया इसके मतलब क्या होगा कि इसका जो फोकस दूरी होगा, इसका रेडियस इन्फिनिटी होगा, मतलब फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सहसंयोजक बंधित अणुओं में गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि। 64 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो होता है यानी कि अंतर आणविक बल जो होता है कमजोर होता है। क्या होता है, आणविक बल कमजोर होता है। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो 65 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि इसमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर जो है मौजूद होता है कोयला और पेट्रोलियम में। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर है, कह रहा है कि साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार है, तो साधारण जो अस्थायी उत्तक है उसके 3 प्रकार कौन कौन है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। इसके तीनों के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम एक्सप्लेनेशन पूरा बताए हैं। ठीक है, अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उनके द्विबीजपत्री पौधा उनको कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अंतः स्रावी ग्रंथि को डैश डैश भी कहा जाता है, तो 68 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि वाहिनी ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें कोई डक्ट नहीं होता, यानी कि डक्टहीन होता है वो। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होता है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसी में आपका सबसे ज़्यादा आपका अणु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपके 4 गो, 5 गो हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 गो हो जाएगा। यहाँ आपका कितना है, तो मतलब 3 गो है, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 गो, 5 गो और 2 गो 7 गो हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अणु। अगला जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है।
यहाँ से अभी कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, फिर स्टैटिक आएगा। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में नारी को नमन योजना मतलब चलाया गया। तो 71 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में नारी के नमन योजना को चलाया गया। अगला आपका 72 नंबर है। कह रहा है कि यानी कि जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो 72 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि सीबी मल इल को किया गया। किसको किया गया? अब 72 है ना, 72 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल रहा था, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो यानी कि जेसी डेनियल अवार्ड जो 2022 है ये किसको दिया गया? तो केपी कुमारन को दिया गया। किसको दिया गया? केपी कुमारन को। किसको? केपी कुमारन को दिया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका है 73 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर जो है कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो 73 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपका 30 फीट ऊंचा है। कितना? 30 फीट ऊंचा। अगला देखिए, अगला जो आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में जो है स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो 74 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। कह रहा है कि 68वें फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला। तो किस फिल्म को मिला? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुराई पोट्टू को मिला। किसको मिला? सुराई पोट्टू को, सुराई यानी कि सुराई पोट्टू को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। कह रहा है कि भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना। तो देखिए ये आप 75वां नहीं याद कीजिए, ठीक है, अभी 80 तक हो गया। एक बार नेट में पर ना सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, जो 80 नंबर का और 79 नंबर का सर्च कर लीजिएगा। मुझे अभी याद नहीं नहीं तो मैं बता देता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 80 तक ये हो चुका है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्योंकि लेटेस्ट पूछा जाता है, जो जब आपका पेपर हो रहा है ना उससे 2-3 महीना पहले क्या हुआ है वो पूछा जाता है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 77 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के स्विच नागरिक पुरस्कार सेल्वेलियर डे ला लीजेंस यानी कि लीजेंड डी होनर से सम्मानित किया गया। तो 77 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसको मिला ये पुरस्कार? तो ये आपका फ्रांस के जो पुरस्कार है, बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो ये आपका शशि थरूर को मिला। बस आप इतना याद रखिए, सब काम हो जाएगा आपका। 78 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक डैश डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो 78 के क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नाटक में विज्ञान, ठीक है, नाटक में विज्ञान के लिए उनको ये पुरस्कार मिला, बाल साहित्य पुरस्कार 2021। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। कह रहा है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो आपको पता ही होगा, 79 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अजय देवगन को भी मिला और सूर्या को भी मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। अगला देखिए, अगला 80 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 14वें जो उपराष्ट्रपति जो है कौन बने। तो आपको अच्छे से पता होगा, जगदीश यानी कि जगदीप धनखड़ जी बने थे। और ये क्वेश्चन मैंने पीछे के सेट में पूछा भी था, एक भाई ने जवाब भी दिया था, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, ठीक है। और किसको हराए? तो मार्गरेट अल्वा को हराए, ठीक है। अगला आप देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का एक पहला मिशन जो है शुरू किया। तो डार्ट मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नासा के द्वारा डार्ट मिशन जो है शुरू किया गया। ये 80 नंबर हो गया। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आपका इधर से आएगा, देखिए 81 नंबर शायद हो गया था ना, 82 नंबर देखिए, 82 नंबर जो क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सेकंड देखिए, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत में निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है कि महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत से निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो 82 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, चीन ने जीता। किस देश ने जीता? तो चीन ने जीता। अगला देखिए, अगला जो आपका 83 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य जो दलहन के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। तो 83 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। अगला आपका 84 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो कौन? तो द्रौपदी मुर्मू लिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये किसको हराए हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू किसको हराए हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 85 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि
फारूकी है। कौन है? फैसल फारूकी, ठीक है। इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, दिलीप कुमार नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो फैसल फारूकी है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। कह रहा है कि हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया? तो 86 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बुरहानपुर है, और ये मध्य प्रदेश के जिला है, ठीक है। अगला है आपका 87 नंबर का है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 87 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसको दिया गया? तो कौशिक राजशेखर को दिया गया। किसको दिया गया? कौशिक राजशेखर को दिया गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 88 कह रहा है कि देश के पहले बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गिफ्ट सिटी में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो गिफ्ट सिटी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 89 नंबर का है कि मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? ठीक है, तो 89 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शरण कुमार निम्बाले को। किसको? 30वें सरस्वती सम्मान जो है शरण कुमार निम्बाले को। अगला देखिए, अगला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 90 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कब? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हम कुछ और बोलते हैं, उसको आपको ध्यान रखना। जैसे कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को। 9 नवंबर को विश्व यानी कि सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, और 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सब आपको याद रखना। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप मुझे बताइए। बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए, यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पदों के वरीयता क्रम में सबसे उच्च जो है क्रम में कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसमें जितने भी लोग दिए गए हैं, इसमें जो वरीयता क्रम है, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका सबसे ऊपर है वरीयता क्रम, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला देखिए, अगला आपका 92 नंबर हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 4 राज्यों को सही अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आपका मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। केरल का सबसे अधिक है कितना? 1084 है, कई बार पूछा गया। उसके बाद आपका तमिलनाडु का 900 कितना है? तो 96 है। मतलब केरल में जो है 1000 पुरुष पे 1084 महिला है, ठीक है। मतलब हमेशा जो लिंगानुपात दिखा जाता है कि 1000 पुरुष पे कितना महिला है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के किस काल को जो है चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो 94 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल को हम किस रूप में जानते हैं? तो चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जानते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 95 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुआ था? तो 95 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1680 में इनका मृत्यु हुआ था शिवाजी का, और इनका जन्म जो हुआ था 1627 में। कब? 1627 में इनका जन्म हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला जो है 96 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी किस बहुदेशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो 96 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया, और कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन जो है आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में यानी कि शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, कृषि जब ये भूमि आ गया है तो इसका मतलब ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के लिए कोई भी बात आपके पास नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन यानी कि हुए थे? 98 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि M.A. अयंगर थे, ठीक है। M.A. अयंगर थे, प्रथम जो लोकसभा था उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे ये, और अध्यक्ष कौन थे? तो G.B. मावलेंकर थे, जो ऑप्शन आपका एम है, ठीक है। अगला, तो क्वेश्चन को अगर ठीक से नहीं पढ़ता ना लोग तो मतलब G.B. मावलेंकर में टिक लगा देते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अकबर के 9 रत्नों में से किसने जो है निर्देशन में जो है महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था?
ठीक है। तो 99 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि फैजी के द्वारा जो है महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में किया गया था। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थी फैजी। अगला आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है। तो 100 का आंसर जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला आपका कि यूरोपीय बैंक प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था। तो भारत में जो पहला बैंक था ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। अगला देखिए, अगला जो आपका 102 नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो गोदावरी डेल्टा जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी डेल्टा जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला आपका 103 नंबर है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इतना तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलता है ये आपका तिब्बत से निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि तिब्बत के मानसरोवर के निकट कैलाश श्रेणी से निकलता है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कि मुक्त भोग विषय विधि और मंडल डैश डैश थे। तो ये क्या थे। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, गुप्त काल में किए गए यानी कि प्रशासनिक विभाजन है। गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन है। क्या है? प्रशासनिक विभाजन है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष जो है यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो किस वर्ष बने थे। तो 5 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1892 में दादा भाई नौरोजी ने यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले जो है सदस्य बने थे। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर है। क्या कह रहा है कि इनमें से किस समिति का गठन जो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार हेतु किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि नरसिम्हन समिति जो है इसका जो मतलब गठन किया गया था बैंकिंग में सुधार के लिए किया गया था। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो 7 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आत्माराम पांडु के द्वारा किया गया था। और कब। तो 1867 में किया गया था। कहाँ पे। तो मुंबई में किया गया था। अगला आपका 108 नंबर क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है। तो 8 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि सुष्मिता सेन। कौन है। सुष्मिता सेन है। अगला देखिए, अगर मिस यूनिवर्स अगर मिस वर्ल्ड पूछा रहता तब रीता फाड़िया हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में आपको क्लियर रखना है। ठीक है, देखिए अगला आपका 109 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश नामीबिया की यानी कि नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है। तो इसका राजधानी जो है नामीबिया का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि विंड हॉक है। क्या नामीबिया की राजधानी का है। तो विंड हॉक है। अगला आपका कि सीज फायर रेखा निम्न में से किस देश के बीच में है। तो 10 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीज फायर रेखा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को जो राजधानी बनाया था ये इल्तुतमिश था। ठीक है, लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 12 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1964 में हुआ था इसका स्थापना। कब। 1964 में। अगला आपका 113 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 13 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका गठन जो है कब किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में स्वराज निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया। तो ये किसको माना गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो गांव को ही माना गया। महालवाड़ी में क्या होता था कि पूरे गांव का लोग एक साथ इकट्ठा होकर के कर देते थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 115 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो आपका कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में। इसका स्थापना जो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 116 नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपीरियंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 16 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर वेंकट रमन जो है माई एक्सपीरियंशियल ईयर माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर वेंकट रमन है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है 17 नंबर का कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है। तो बिहार के पूर्णिया जिला जो है सबसे ज़्यादा अग्रणीय है जूट के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जो है साक्षरता दर जो है सबसे कम है। तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है और केरल का सबसे अधिक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 119 से कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
1922 का जो अधिवेशन हुआ था तो गया में हुआ था। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। ये भी आपको याद रखना, चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला आपका 120 नंबर कह रहा है कि यानी कि राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के निवासी थे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और यही गांधी जी को बुलाए थे, जो मतलब चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 120 क्वेश्चन तक हो गया, जिसमें आपका 90 क्वेश्चन जो था, जो हम आपको एक्सप्लेनेशन के मतलब पूरा कोशिश किए कि जितना हमको आता है अपना बेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो देखिए मतलब कोई भी अपना बेस्ट देता है, सब कोई अपना बेस्ट देता है। ठीक है, जिसको जितना आता है अपना बेस्ट देता है। हमें जितना आता है अपने हिसाब से आपको कम से कम टाइम में बेस्ट देने का कोशिश किए। कई बार होता है ना कि बेस्ट देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। नहीं, हम कम टाइम में जो बेस्ट हो सकता है वो देने के आपको प्रयास किए। जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन है, तो हम 10 को कांग्रेस का अधिवेशन आपको नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि लूसेंट बुक में लिखा गया, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको टाइम बहुत लग जाएगा। आप यहाँ पे ये वीडियो देखने क्यों आए कि एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन पता चल जाएगा, दूसरी बात आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा। समझ गया बातों को? तो फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। समझ गया बातों को? तो देखिए, और ये पीडीएफ हम आपको जो 150 क्वेश्चन का पीडीएफ है, ठीक है, जो आपको नीचे 10 को मैथ बच गया था, ऊपर में आपका रीजनिंग था, ये हम आपको आंसर की के साथ जो है हम आपको पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरा इफ़र्ट आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग देखिएगा तभी भी हमें भी कराने में अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हम अपना पूरा का पूरा बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।